नमस्कार दोस्तों, मेरे इस फेसबुक और यूट्यूब मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका लाइव स्वागत कर रहा हूं। आज सुबह से आप जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, मेरे जहन में एक गाना याद आ रहा है। और ये गाना जो है, मैं विपक्ष के लिए गाने के मूड में हूं, खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए। और वो गाना कौन सा है? अमर अकबर एंथनी का वो गाना है ना, यारू हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, मोदी, अमित शाह और योगी। दोस्तों, मजाक बहुत हुआ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि इन चुनावों के नतीजों के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरुआत दोस्तों मैं अखिलेश यादव के साथ करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो तमाम सवालात भेजें कमेंट सेक्शन में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन पर फोकस करके भेजें, ताकि हम उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम को कर सकें, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हैं। और मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट्स हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें। तो इससे पहले जो मैंने कार्यक्रम किया था, और वो मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर है, कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी है। और फिर मैंने शो किया था मोदी का दम और योगी का दावा। अब मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है अखिलेश यादव और राहुल गांधी पे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर निगाह डालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो ताजा खबर मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी 260 के आसपास जो है सीटें जीतती दिखाई दे रही है, और अखिलेश यादव करीब 130, यानी कि पिछली बार 50 सीटें मिली थी, इस बार करीब 80 सीटों की उछाल आई है, यानी कि दुगनी से ज्यादा सीटें हुई हैं। और हम जो जमीन पर अखिलेश यादव के लिए करंट देख रहे थे, जनता में उत्साह देख रहे थे, ये वही 80 सीटें हैं। मगर जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव के चुनावी प्रचार में इतना दम नहीं था कि वो मोदी और योगी और अमित शाह की तिकड़ी को जो है हटा पाते। अखिलेश यादव का इस पर क्या असर पड़ने वाला है, मैं आपको बता सकता हूं कि अखिलेश यादव बेतहाशा उम्मीदें लगाए बैठे थे इन चुनावों से। ये उनके लिए बहुत करारा झटका है, बहुत करारा झटका है। और आप जानते हैं कि राजनेता ये नहीं देखते कि भैया मेरी 80 सीटें बढ़ गई हैं तो मुझे खुश होना चाहिए। नहीं, आपके सामने हकीकत यह है कि 80 सीटें बड़ी बेशक होंगी और बीजेपी की कम हुई होंगी सीटें, मगर आप हार गए हैं। अब ये एक बहुत करारा झटका है, और यकीन मानिए आने वाले दिनों में, क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक खास अंदाजे बयां है काम करने का, ठोक दो, रौंद दो। और कई जगहों पर बुलडोजर की रैलियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं। और अखिलेश ने उनका क्या नाम दिया था? बुलडोजर बाबा। तो आने वाले दिनों में ये और उग्र होकर काम करने वाले हैं। उसी तरह से केंद्र सरकार भी दबाव बनाएगी। और क्यों दबाव बनाएगी? क्योंकि अब 2022 के बाद 2024 है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि अखिलेश यादव किसी भी सूरत में उठें। मगर यही चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। आपके सामने 2 साल में लोकसभा के चुनाव हैं, कठिन बहुत ज्यादा है चुनौती दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का सामना करना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर यही एक राजनेता की असली परीक्षा होती है। अखिलेश यादव ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो कोप भवन में जाकर खुद को बंद कर लें। दिक्कत क्या थी, मुझे आप बताइए। दिक्कत यह थी कि पिछले 4 सालों में या पिछले 5 सालों में, जब से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, जमीन पर अखिलेश यादव नहीं उतरे थे। पिछले 6-5 महीनों में ही वो जमीन पर आए थे, चुनावी प्रचार अच्छा किया, तमाम जातियों को सहेजा। मगर जब बड़े बड़े मुद्दे हुए, अखिलेश यादव जमीन पर नहीं दिखाई दिए। अब उन्हें अगले 5 साल संघर्ष करना है, मगर उससे पहले अगले 2 साल उनके लिए संघर्ष भरा काल है, पूरे विपक्ष के लिए। क्योंकि देखिए, मायावती तो पूरी तरह से, मुझे ऐसा लगता है, मैं आज की तारीख में, वैसे तो किसी का राजनीतिक मरसिया नहीं पढ़ना चाहिए, हम नहीं जानते कि मायावती आने वाले दिनों में किस तरह से खुद को इन्वेंट करेंगी, मगर मायावती, मुझे ऐसा लगता है, इनको राजनीतिक खात्मा हो गया है। अखिलेश यादव के लिए उम्मीदें हैं, क्योंकि वो, उनकी उम्र 50 साल है,
और अभी उनके पास वक्त भी है, ऊर्जा है उनके अंदर, उनके समर्थकों में ऊर्जा है, मगर उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अखिलेश अब गायब नहीं हो सकते हैं। उन्हें कल से ही जमीन पर उतरना पड़ेगा, या कम से कम 10-12 दिनों में जमीन पर उतरना पड़ेगा। जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां थी, उसे आप संबोधित करना पड़ेगा। मसलन उनके खिलाफ क्या चीजें गई? उनके खिलाफ जो चीजें गई कि भाजपा ने जिस तरह से उनके खिलाफ प्रचार फैलाया, और इसमें गोदी मीडिया ने बेतहाशा मदद की। वो प्रचार क्या था कि अगर अखिलेश आ गए तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में रामराज्य हो रहा था। क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के रामराज्य में तो पुलिस भी अत्याचार कर रही थी। तो अखिलेश क्या कर सकते थे? जाहिर सी बात है, जो 5 साल उनकी सत्ता थी, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से उन पर ढेरों सवाल थे, मगर कम से कम पिछले 4-5 साल वो जमीन पर उतर सकते थे। जब उन्नाव की बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव गए थे। अब अखिलेश को जमीन पर उतरना पड़ेगा। उनके सामने एक ऐसी सरकार है जो बुलडोजर सरकार है। जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। जनता के दुख दर्द में उन्हें जमीन पर उतरना पड़ेगा। उसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। हाथरस, हाथरस क्यों नहीं गए अखिलेश यादव, मुझे बताइए। हाथरस राहुल गांधी गए या कांग्रेस गई, प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी गई। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी गए थे, नहीं गए वो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गिरफ्तारी दी, और अखिलेश ये ना भूलें कि अब उन्हें चुनौती प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिल रही है। देखिए, कांग्रेस सीटों के लिहाज से उसका बहुत ही खराब प्रदर्शन था। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि कम से कम प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं, चाहे वो आदर्शवादी स्तर पर ही क्यों ना हो। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे हैं, कोशिश वो लगातार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे पेचीदा राज्य में मुश्किल हालात हैं बहुत, मगर कोशिश कर रही हैं। उसी तरह से अखिलेश यादव, जिनके पास एक बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, यादव और मुसलमानों के अलावा अन्य जातियां भी इस बार उनसे जुड़ती दिखाई दी। उनके लिए जरूरी है कि वो जमीन पर उतरें उनके लिए, क्योंकि अगर अब भी आप जमीन पर नहीं उतरेंगे, अब भी कोई बड़े संकट में आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए जमीन पर नहीं उतरेंगे, तो माफ कीजिएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी विपक्षी दल खत्म हो जाएगी, जैसा कि बीएसपी के साथ हुआ है, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं ना कि बीएसपी बीएसपी का खत्म होना कितनी बड़ी त्रासदी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी अखिलेश यादव से पहले, तो लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त का सबसे बेहतरीन था। मायावती कहीं ना कहीं भाजपा के सामने नतमस्तक हो गई, झुक गई, और उन्होंने भाजपा को जैसे आलोचना करना चाहिए एक विपक्ष के नेता के तौर पर, उन्होंने वैसा किया नहीं। नतीजा आपके सामने है। आज की तारीख में उनका राजनीतिक खात्मा हो चुका है। उनके बयानात ऐसे होते हैं जिसमें वो ज्यादा आलोचना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कर रही होती है। अखिलेश यादव को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 24 घंटे काम करती है, और जब वो काम नहीं करती है तो मीडिया उनका काम करता है। आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को तो आधी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी सुपारी लेकर गोदी मीडिया विपक्ष को टारगेट करता है, उनके बारे में अनाप शनाप झूठे प्रोपेगेंडा चलाता है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अखिलेश को गंभीरता से काम करना पड़ेगा, वरना 2022 से 2027 से अगर यही हालत रही तो फिर आप जानते हैं उसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर वो ये तमाम मुद्दे, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मुद्दे उठाएंगे ना, तभी जाकर समाजवादी पार्टी के दामन में जो दाग है वो धुल पाएगा। और जिन तमाम नेताओं को वो अपने साथ जुटा पाए हैं, उनका साथ बना रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब मैं नहीं जानता हूं आने वाले दिनों में जयंत चौधरी क्या करने वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए हैं वैसे। मगर ये तमाम जो नेता हैं जो चुनाव से बस थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव के साथ जुड़े थे, वो तमाम नेता अब क्या करने वाले हैं। मगर अखिलेश यादव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि चूंकि 2 साल में लोकसभा चुनाव है, इन तमाम नेताओं को अपने साथ रखें कि आने वाले दिनों में
कांग्रेस के साथ उनका कोई तालमेल होगा? आम, मैं कह नहीं सकता हूं दोस्तों, और मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव वो तालमेल करेंगे भी। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस अभी भी हकीकत पहचान नहीं रही है। आरजेडी के साथ आप बिहार में थे, आपने उनके साथ बहुत मुश्किलें पैदा की, आपने इतनी ज्यादा सीटें मांगी जो एक तरह से आपकी राजनीतिक हैसियत थी भी नहीं, और नतीजा आपके सामने है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव तो नंबर वन पार्टी थे, मगर कांग्रेस को उनका सफाया कर दिया। तो मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, मगर उन्हें अपने दम पर जो है काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको जनता के सामने एक नया राजनीतिक संवाद पैदा करना पड़ेगा। बीजेपी का मौजूदा जो बीजेपी है उसका राजनीतिक संवाद क्या है? वो लोग समाजवाद की योजनाएं, यानी कि मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, ये तमाम समाजवादी योजनाएं हैं, सोशलिस्ट योजनाएं हैं, मगर उसे जामा दे रहे हैं हिंदुत्व का। और वो हिंदुत्व बहुत उग्र हिंदुत्व है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी जनता को पेश कर रही है ना, तो यकीन मानिए विपक्ष के लिए इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि उसका तोड़ अखिलेश यादव कैसे जो है ढूंढने वाले हैं, मगर उन्हें इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है सोशलिस्ट पॉलिसीज और हिंदुत्व, इस दोनों का गठजोड़, एंड द बीजेपी इज परफेक्टिंग इट बाय एवरी पासिंग डे, यानी कि उसको और मजबूत करती जा रही है। और जैसे मैं कह रहा हूं, व्यवस्था उसकी लगातार मदद कर रही है। साथ ही क्योंकि हमने इन चुनावों में देखा कि चुनाव आयोग ने किस तरह से पक्षपाती रवैये का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो उल्लंघन कर रहे थे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर, उन पर कोई एक्शन नहीं। फिर ईवीएम्स खुलेआम टहल रही थी, और फिर खुद चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा उस पर। तो संस्थाएं आने वाले दिनों में और भी कमजोर होने वाली हैं, और इसको लेके ढेरों मिसालें सामने उभर कर आनी पड़ेगी। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि क्या वो इन मुद्दों को उठाएंगे या खामोश रहेंगे। अखिलेश यादव ये नहीं भूल सकते कि उन्हें विरासत, राजनीतिक विरासत अपने पिता की वजह से मिली। मुलायम सिंह यादव, आप उनकी राजनीति से बेशक इत्तेफाक ना रखें, मैं जब कॉलेज में था तो मैं उनकी राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता था, मगर वो जमीन से उठे नेता हैं, और उस राजनीति के सहारे उन्होंने अपनी जगह बनाई। अखिलेश यादव के पास उनकी विरासत थी। इन नतीजों के जरिए अखिलेश की जो एक अच्छी खबर आ रही है, ये सब उन्होंने अपने दम पर किया, और उनके पिता पूरी तरह से नदारद थे। तो अखिलेश कोशिश तो कर रहे हैं, मगर इसको उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिन उनके लिए कठिन होने वाले हैं, मगर उन्हें अपना राजनीतिक संवाद खुद खड़ा करना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को बचा पाएंगे। वरना उत्तर प्रदेश में विपक्ष साफ, और कितनी बड़ी त्रासदी होगी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बसपा खत्म हो गई है, कांग्रेस न के बराबर है। अगर समाजवादी पार्टी का भी यही हाल हो जाए तो लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी त्रासदी होगी, होगी कि नहीं, आप बताइए। तो ये तो बात मैं कर रहा था दोस्तों अखिलेश यादव की। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रोड्यूसर साहब हमारी वो तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं आप? ये कल की तस्वीर है। राहुल गांधी कल वायनाड में थे, आइसक्रीम खा रहे थे। राहुल गांधी जो है ना, अब ऐसी तस्वीर आप अमूमन चुनाव से एक दिन पहले या रिजल्ट के एक दिन पहले आप मोदी जी को ये करते नहीं देखेंगे, या अगर देखेंगे भी तो मीडिया उसका कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। मगर ये जो है ना, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि राहुल गांधी को राजनीति को और गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि देश के सामने जो तमाम बड़े मुद्दे आए, चाहे कोरोना को लेकर हो, चाहे चीन को लेकर हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, राहुल गांधी लगातार चेतावनी देते रहे। मसलन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा सकूं जिसमें वो कोरोना के बारे में चेतावनी दे रहे थे। देखिए, चेतावनी दी थी उन्होंने, बार बार संसद में आके कही थी कि कोरोना को लेकर एक देश के सामने एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और अब जबकि नतीजे आ गए हैं दोस्तों, अब इंतजार कीजिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं,
डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, दूध के दाम वैसे ही बढ़ गए हैं 6 मार्च को। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने चेतावनी दी तो वो सब सही साबित हुई, मगर बतौर राजनेता आपको गंभीरता का परिचय देना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बुरी तरह से ये लोग हार गए उत्तराखंड। हरीश रावत को बहुत पहले इन्हें बतौर चेहरे पेश कर देना चाहिए था। हरीश रावत को इन्होंने पंजाब में फंसा कर रखा हुआ था, और उसके बाद जब हरीश रावत ने धमकी दी कि मैं संन्यास ले रहा हूं, तब जाकर उन्हें चुनाव समिति का प्रमुख बनाया गया, चेहरे के तौर पर भी पेश नहीं किया गया। कितने हास्यास्पद बात है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी थी, पूरी सत्ता परात में थी। हालांकि मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस का तो कमजोर रवैया था ही, उसका हल्का रवैया था ही, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी कुछ दिनों में जहां वो रैलियां की, उससे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है दोस्तों। ये कम से कम मेरे जानकार मुझे बताते हैं उत्तराखंड के अंदर, और इसने काफी हद तक खेल पलटा है। मगर आप बताइए ना, अमित शाह का वो बयान आया था हरीश रावत के बारे में कि हरीश रावत शायद धोबी के कुत्ते हैं, घर के ना घाट के। अब इसी मुद्दे को भुनाना चाहिए था, मगर कुछ नहीं किया। पंजाब के अंदर सिद्धू लगातार नुकसान पहुंचाते रहे कांग्रेस को। राहुल गांधी बहुत लेट अवतरित हुए, तो राहुल गांधी को स्ट्रांग हैंड के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, दो चीजें, या तो आप जिम्मेदारी लीजिए कांग्रेस की और कमान संभालिए, काम कीजिए। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो कृपया राजनीति से बाहर हो जाइए, क्योंकि ना आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना किसी और को जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो प्रधानमंत्री का नारा था ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे आपका तो ये हो गया कि ना बनूंगा ना बनने दूंगा। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई। और देखिए, जब राहुल गांधी ऐसा करते हैं या गांधी परिवार ऐसा करती है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कांग्रेस के साथ नहीं, लोकतंत्र के साथ। क्योंकि जब देश में जो राष्ट्रीय दल है विपक्ष का, अगर वही बद से बदतर होता जाएगा, तो फिर मुद्दे कौन उठाएगा लोगों के। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मन से अगर सत्ता से बाहर जाने का डर खत्म हो जाएगा, तो वो लगातार जनता के मुद्दों को रौंदती रहेगी, माइनॉरिटीज को टारगेट करती रहेगी, और फिर यही सब हरकतें चलती रहेंगी दोस्तों। बहुत जरूरी है कि कांग्रेस मुद्दों को गंभीरता से ले, राहुल गांधी गंभीरता से ले। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, ऐसा लग रहा है, खात्मे की तरफ है, क्योंकि मैं गंभीरता देख ही नहीं रहा हूं कांग्रेस के हाव भाव। अगर ये लोग अब भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो मैं नहीं जानता हूं कब लेंगे। और मैं, देखिए, मिसाल देता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, कल से वो रोड शो कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने अपने एक शो में इसकी चर्चा भी की थी कि जहां तक चुनाव की बात है, बीजेपी फॉरवर्ड प्लानिंग करती है, मगर जब जरूरी मुद्दों की बात आती है, उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की जाती है। मगर इससे क्या पता चलता है, इस सरकार का ध्यान, बीजेपी का ध्यान गवर्नेंस में ना हो, मगर चुनावों में लगातार रहता है। प्रधानमंत्री सीधे पहुंच रहे हैं अहमदाबाद। राहुल गांधी ऐसा करेंगे नहीं, अब वो कई दिनों तक गायब हो जाएंगे। आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग, आई होप वो मुझे गलत साबित करते हैं। अब वो कई दिनों से गायब हो जाएंगे। तो मैं जो आपके सामने मुद्दा रख रहा हूं कि अगर विपक्ष अपना काम नहीं करेगा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि इस सरकार को सवालों से एलर्जी है। जब अभिसार शर्मा अपने फेसबुक और यूट्यूब मंच पर सवाल करते हैं, तो इनको मेरे सवालों से एलर्जी है। जब अन्य पत्रकार जो इस सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, धर्म विरोधी बताया जाता है। ये इनका स्टाइल है काम करने का। ऐसे में अगर विपक्ष भी गायब हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश की क्या हालत होगी। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के सामने, कि वो लोकतंत्र को गंभीरता से लें, राजनीति को गंभीरता से लें, और तभी कुछ बात बनेगी। आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आ, आ, रंजीत सिंह, सर जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण, उनकी तो जमानत जब्त हो गई है।
तो अब क्या बताएं। आ, एक सेकेंड, और भी लोग हैं। अच्छा, खराब, जिसके कारण बीजेपी की टक्कर देने वाला कोई। हाँ, अब ये सवाल संदीप कुमार ग्लाडन पूछ रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस की हालत खराब है, जिसके कारण बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जिसका फायदा उठाकर बीजेपी पूरे देश को अपने मन मर्जी से चला रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए किसी नई पार्टी का उदय होना जरूरी है, जो सही दिशा में काम करे। संदीप, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मगर क्या वो नई पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी, जो मॉडल है उनका, अरविंद केजरीवाल को भी सवाल नहीं पसंद है। उनकी जो आलोचना करता है अरविंद केजरीवाल, तुरंत उनसे खफा हो जाते हैं। तो क्या बताएं उनके बारे में भी, यही त्रासदी है हमारे तमाम राजनीतिक दलों के। कोई कह रहा है कन्हैया कुमार भी हो सकता है। मैं नहीं जानता हूं साहब, कन्हैया कुमार होंगे या नहीं। आ, और आपको 2024 में क्या लगता है, अयोध्या नगरी का यह सवाल। 2024 में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अभी 2 साल बचे हैं। 2024 से ठीक पहले राम मंदिर का भव्य की शुरुआत हो जाएगी। तमाम न्यूज चैनल्स पे 24 घंटे राम मंदिर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बस यही तस्वीरें दिखाई जाती रहेंगी। और ऐसे में विपक्ष फिर दब जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 2024 विपक्ष के लिए 2019 से भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मीडिया अब और भी ज्यादा नतमस्तक होने वाला है। सबसे शर्म की बात यह है, और ये मीडिया जो है वो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। चलिए, मैं अपना काम एक सामान्य पत्रकार की तरह करता हूं। मेरी पहुंच सीमित है। मैं सरकार से सवाल करता हूं, जो हर पत्रकार को करना चाहिए, मगर वो मीडिया इस कदर नतमस्तक है, आप सब जानते हैं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट उभरती हुई पार्टी, सुखदेव तिवारी, आम आदमी पार्टी 2000 बीजेपी को टक्कर देगी। आ, ये इस बात पर निर्भर करता है सुखदेव जी, कि पंजाब में सत्ता आने के बाद पंजाब मॉडल को अगले 2 सालों में वो कैसे जनता के बीच में पहुंचाते हैं। और इसलिए भगवंत मान के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भगवंत मान का एक हल्का सा विवादास्पद इतिहास है, क्योंकि उन्हें पीने वीने का काफी शौक है। उससे उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा और खुद को एक गंभीर राजनेता के तौर पर पेश करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि जनता ने विश्वास तो जतला दिया आम आदमी पार्टी पर, मगर फिर अगर वो काम को गंभीरता से नहीं लें, तो फिर वापस उसी ढर्रे पे जनता जो है वो चली जाए। इसके अलावा आ, और भी लोग हैं। सर, कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है, जनता को समझना होगा, आप या केजरीवाल से नहीं होगा। आपका नाम कुछ अजीब सा है, XHDDH। आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि कांग्रेस ही विकल्प है, मगर कांग्रेस काम कहां कर रही है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सत्ता कैसे गई हाथ से। राहुल गांधी चाहते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को अपने साथ बिठाकर उनसे बात कर सकते। कई मध्य प्रदेश के नेता उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मिले तक नहीं। नतीजा आपके सामने है। मध्य प्रदेश में अच्छी खासी सरकार थी, वहां से चली गई। राजस्थान में भी हाथ से निकल गई लगभग सरकार, वो तो बच गई किसी तरह से। उत्तराखंड में आप आराम से सत्ता हासिल कर सकते थे, आपने मुद्दे ही नहीं उठाए। पहाड़ों में इतने गंभीर समस्याएं थी, कांग्रेस ने उसे कैपिटलाइज ही नहीं किया। आप अगर कह रहे हैं मुझसे कि कांग्रेस विकल्प है, अरविंद केजरीवाल से नहीं होगा, होगा तो साहब किसी से भी नहीं। क्योंकि इस वक्त विपक्ष जो है वो गंभीरता नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है गंभीरता। और ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जब लोकतंत्र में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर मुद्दे कैसे उठेंगे। चलिए एक दो और सवाल लेता हूं, और फिर मैं आपसे अन्य मुद्दों की भी बात करूंगा। मायावती का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है, हो सकता है क्योंकि देखिए दलितों ने बड़ी तादाद में
भाजपा को वोट किया। मगर देखिए, मायावती ने उसे ट्रांसफर नहीं किया, इसे आप ट्रांसफर मत कहिए। जब मायावती नदारद रहेंगी, मायावती कुछ एक्शन नहीं लेंगी, सक्रिय नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है उनका वोटर एक विकल्प में अपनी उम्मीद ढूंढेगा। और भारतीय जनता पार्टी दलितों पर आज से नहीं, पिछले कई सालों से काम कर रही है। तो ये मत सोचिए कि मायावती ने ट्रांसफर कर दिया, इसमें गलती मायावती की है, उपलब्धि बीजेपी की है कि उन्होंने दलित वोटर्स पे काम किया। और दलित वोटर्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी को अक्सर शक की निगाह से देखते हैं, तो ये भी मुद्दे हैं। सर क्या करें द लॉन्ग। हाँ, अब कोई पूछ रहा है मुझसे बेरोजगारी के बारे में। सर, बेरोजगार लोग क्या करें? नौकरी देंगे या लॉलीपॉप ही देंगे? हम लोग घर पर चले जाएं, तैयारी करें, छोड़ दें? बहुत परेशान है, प्लीज बताइए। रजनीश, आप मुझे बताइए। मैं अपने कार्यक्रम में लगातार बेरोजगारी की समस्या उठाते रहा, महंगाई की समस्या उठाता रहा, मगर मुझे नहीं लगता वोटर के लिए ये मुद्दे हैं। अगर भाजपा को 260 सीटें मिल रही हैं मान्यवर, तो मुझे बतलाने का प्रयास करें ये मुद्दे हैं। बिल्कुल नहीं है। खैर, मैं तो ये मुद्दे उठाते रहूंगा, मगर मुझे नहीं लगता जनता के लिए मुद्दे हैं, खासकर जिस तरह से छप्पर फाड़ सीटें जो हैं मिल रही हैं। आ, सर, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी युवा, किसान, गरीब, सबने अखिलेश यादव को वोट दी? मुझे तो नहीं लगता। वैसे इनका नाम भी अखिलेश यादव है जिन्होंने सवाल पूछा है। मुझे नहीं लगता दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का, जहां तक मुझे पता है, हाथ ज्यादा मजबूत है समाजवादी पार्टी और रालोद की तुलना में। अ, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया, किसानों के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ वो अप्रत्याशित था। 700 किसानों का मारा जाना मजाक नहीं होता है दोस्तों। सरकारें जो हैं इसमें गिर जाया करती हैं। 700 किसानों की मौत, मगर जाहिर सी बात है जनता के लिए वो मुद्दा नहीं था। जनता फिर वही मुद्दों पे वोट दे रही थी जो जिन मुद्दों को उन्होंने चुना। एक और सवाल लेता हूं। एसपी मीना कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी सामने आए तो पॉसिबल है। अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो प्रियंका गांधी वाड्रा में राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा ऊर्जा दिखाई देती है। मगर दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूं। सोनिया गांधी आ, अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, या ये कहा जाए राजीव गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर, राहुल गांधी को ज्यादा दिखते हैं। राहुल मुद्दे तो उठा रहे हैं, मगर मुझे लगता है जनता से जो कनेक्ट की बात होती है ना, जनता से जो आ, एक तालमेल की बात होती है, वो प्रियंका गांधी में ज्यादा है। और मुझे लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर राजनेता और गंभीरता से अपनी भूमिका लेने की जरूरत है, और उसके बाद कांग्रेस आगे चले। मगर अभी जो हालत है कांग्रेस की दोस्तों, अगले 10 साल कांग्रेस बिल्कुल मूड में नहीं रहती, मूड में नहीं दिखती राष्ट्रीय तौर पर भाजपा को चुनौती देने के लिए। दोस्तों, हम लोग करीब 30 मिनट लाइव थे। अच्छा, एक और सवाल लेता हूं। मुख्तार हुसैन पूछ रहे हैं, बूथ लेवल प्रेजेंस ऑफ कांग्रेस टोटली डिस्ट्रॉयड बाय बीजेपी सिंस 2014। मोहम्मद आरिफ, बीजेपी ने डिस्ट्रॉय किया या कांग्रेस ने उसे धीरे धीरे खत्म किया? कांग्रेस की अपनी विश्वसनीयता खत्म होती गई, इसलिए उससे नेता जो है वो अलग होते गए, जुड़ते गए। मेरे ख्याल से, जितना मैं जानता हूं, 1990 के बाद से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिली कभी। 1990 के बाद से 32 साल हो गए द ग्रैंड ओल्ड पार्टी। इसका मतलब समझते हैं आप? तो हम बीजेपी को क्यों ब्लेम करें इसमें, है कि नहीं? आ, एक सेकेंड। इसी तरह से कई सवाल आपके आ रहे हैं दोस्तों। मगर मैं देख रहा हूं कि मैं आपके साथ करीब 30 मिनट लाइव था। आ, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े बड़ी तादाद में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। इस बार मैं बात करूंगा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। जुड़िएगा, आप लोग सब मेरे साथ रहे। मैं फिर कहना चाहूंगा, मेरे जो दर्शक हैं वो मेरी ताकत हैं, और मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, अगर एक पार्टी बार बार सत्ता में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे सवाल पूछने बंद हो जाएंगे। मैं सवाल पूछता हूं और पूछते रहूंगा, और खासकर उन लोगों से जो लोग सवाल से बचते हैं। ये मेरा फलसफा है, उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।